नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। आज के समय हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच में ये तीन वर्ड्स बार बार डिस्कस किए जा रहे हैं, नो फ्लाई जोन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नो फ्लाई जोन है क्या, जेलेंस्की क्यों बार बार नेटो को कोसते रहते हैं कि अब तो नो फ्लाई जोन इम्पोज कर दो, अब तो रशिया से हमको बचा लो। नो फ्लाई जोन का क्या इम्पैक्ट होगा और इसके पीछे जेलेंस्की की स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पर किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रशिया के अभी तक लॉसेस कितने हो चुके हैं इस वॉर में। यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि रशिया के 10,000 से ऊपर सोल्जर्स मर चुके हैं, 39 इनके फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए जा चुके हैं, 269 टैंक्स ये लोग खो चुके हैं, मैसिव लॉसेस हुए हैं रशियन मिलिट्री को। अब ऑफ कोर्स ये यूक्रेन का क्लेम है, रशिया ने ये क्लेम्स ऑल टुगेदर कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे ये सब अजीब नहीं है, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया हेयर। इतने लॉसेस तो आप अगर देखो तो 1971 वॉर में इंडिया पाकिस्तान के हुए थे, इतने ज्यादा लॉसेस रशिया के अभी सही हो गए और अभी तो इतना सारा यूक्रेन कब्जाना बाकी है। ये नंबर इवेंचुअली कहां तक पहुंच जाएगा, 20,000 25,000 के आसपास। व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखिए यहाँ पे आपको जानना होगा कि इसके दो रीजन है। पहली बात तो यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम बात करें उन देशों की जो कंप्लीटली यूरोप में आते हैं ज्योग्राफिकली, तो यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है साइज के हिसाब से। 4 करोड़ से ऊपर की आबादी है। इतने बड़े देश को आप आसानी से कैप्चर नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इशू आता है रासपुतीत्सा का। इसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताएंगे रासपुतीत्सा है क्या। मुझे भी टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में पता था नहीं। रिसेंटली मेरे एक रशियन दोस्त ने बताया था, वो हिस्ट्री का एक काफी बड़ा स्कॉलर है। रासपुतीत्सा एक्चुअली टाइम होता है साल में जो 2 बार आता है, एक तो फॉल के टाइम में, एक अर्ली स्प्रिंग के टाइम में। इसमें होता क्या है कि रशिया यूक्रेन बॉर्डर के आसपास का जो रीजन है वहां पर मिट्टी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और ओपन प्लेन्स इतने ज़्यादा वास्ट हो जाते हैं कि आप व्हीकल्स आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई भारी ट्रक आपको बढ़ाना है, कोई आपको टैंक आगे बढ़ाना है, तो रासपुतीसा के टाइम में आपको बहुत दिक्कत आएगी। टैंक यूजुअली मिट्टी में फंस जाएगा। इवन जो यहाँ पर थोड़ी बहुत ढंग की सड़कें हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। और इंटरेस्टिंगली जब जर्मनी ने अटैक किया था मॉस्को को 1942 में, उस वक्त रशिया के डिफेंस में प्ले किया था रासपुतीसा ने और बहुत सारे जर्मन टैंक्स मड में फंस गए थे। अब सेम काम हो रहा है आज के समय रशियंस के साथ। देखिए इनके मिलिट्री व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, मतलब कुछ डिस्ट्रॉय हुए भी हैं, मगर ज्यादातर क्या हुआ था कि इस तरीके से रासपुतीसा की वजह से इनके बहुत सारे टैंक यहाँ पर फंस गए और फिर जो सोल्जर्स हैं यहाँ पे इन्होंने टैंक को छोड़ दिया। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं रशिया की तरफ से बहुत ही ज्यादा पुअर प्लानिंग हुई है। इस वजह से इनके काफी सारे टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स इनके हाथ से निकल गए। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये लोग जेड क्यों लिखते हैं अपनी मिलिट्री व्हीकल पे, तो देखिए इसके बहुत से रीजन है। जेड आप कह लीजिए इनका ऑपरेशन सिंबल है। रशियन सोल्जर्स एक दूसरे की मिलिट्री व्हीकल को पहचान पाते हैं जेड से, क्योंकि रशिया और यूक्रेन एक टाइम पर सिंस एक ही देश के पार्ट थे यूएसएसआर के, तो दोनों का जो मिलिट्री हार्डवेयर है काफी हद तक सिमिलर है। यूक्रेन के पास भी बहुत सारे मिग फाइटर है, रशिया के पास भी बहुत सारे मिग फाइटर है, इनके पास भी बहुत सारे बैटल टैंक्स हैं जो एक बार को रशिया भी यूज करता था। तो जेड से रशियंस को पता लग जाता है कि कौन सा इनका मिलिट्री व्हीकल है, कौन सा यूक्रेन का है। रशियंस जहां पर यूज कर रहे हैं जेड, यूक्रेनियंस यूज कर रहे हैं वी। उसके अलावा जेड को यूज करने का एक रीजन ये भी है, एक रशियन वर्ड होता है जपाड के नाम से। आपने काफी बार देखा होगा जब रूस युद्ध अभ्यास करता था तो इनके युद्ध अभ्यास का नाम होता था जपाड। इस वजह से भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने यहाँ पर जेड जो ये लेटर है ये चूज किया है। तो रशिया को सिंस इतने हैवी लॉसेस हो चुके हैं और अब आगे बढ़ना इनके लिए काफी बड़ा एक चैलेंज है। इस वजह से देखा गया अब रिसेंटली सीज फायर भी टिक नहीं पाया। मुझे लोग कह रहे थे कि सर रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो गया, आपने वीडियो नहीं बनाई। देखिए अगर मैं किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहा तो उसके पीछे एक रीजन भी होगा। मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लग रहा था उस टाइम कि ये सीज फायर टिक पाएगा और हुआ भी यही। सीज फायर कोलैप्स कर चुका है। रशिया आज के समय जल्दी से जल्दी कीव को कब्जाना चाहता है। ये लोग फुल ऑन असॉल्ट करेंगे अब कीव पर और सेंट्रल यूक्रेन पर, और इसके लिए रशिया ने फाइनली अपने हैवी ड्यूटी बॉम्बर्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। और अब आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही बड़े स्केल पर बॉम्बिंग होने वाली है यूक्रेनियन सिटीज की। अब रशिया को कोई परवाह नहीं होगी कि सिविलियंस मरते हैं, कहाँ पे बॉम्ब गिरते हैं। अभी तक रशियंस कुछ हद तक, मैं कहूँगा कुछ हद तक एक रिस्ट्रेन दिखा रहे थे। नाउ दे विल गो फुल आउट। अब हैवी ड्यूटी जिस तरीके से इराक में या फिर सीरिया में बॉम्बिंग हुई थी वैसी ही बॉम्बिंग होने वाली है अब यूक्रेन में। नाउ यूक्रेन इस बात को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि जैसे ही ये बॉम्बिंग स्टार्ट होगी हैवी कैजुअलिटीज रिपोर्ट की जाएगी ऑल ओवर यूक्रेन में। और यूक्रेन को यह बात भी पता है कि अब क्या हो रहा है कि जो भी नेटो कंट्रीज हैं वहां पर अपने आप जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं,
वो खुद ही वॉलंटियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन में जाके लड़ेंगे, चाहे हमारी सरकार वॉर डिक्लेयर ना करे। हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो हमारा वॉर एक्सपीरियंस है ये शेयर करेंगे यूक्रेनियंस के साथ और रशियन से लड़ेंगे। ऑलरेडी हजारों अमेरिकन सोल्जर्स रवाना हो चुके हैं। ये पहले लैंड करेंगे पोलैंड में, रोमेनिया में, फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके ये हेल्प करने के लिए जाएंगे यूक्रेनियन सोल्जर्स की। और इनका ये कहना है, आई जस्ट कांट स्टैंड बाय। मेरा प्रेसिडेंट चाहे डरपोक हो, मैं डरपोक नहीं होऊंगा। मैं यहाँ पर यूक्रेनियंस के लिए लड़ूंगा अगेंस्ट द रशियंस। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन आ रहे हैं, वेरियस कंट्रीज हैं यूक्रेन के आसपास। डेनमार्क हो गया, उसके अलावा इवन पोलैंड है, इवन जापान के भी कुछ लोग देखा जा रहा है। ये लोग अब यूक्रेन की जो कॉल है टू फॉरेन वॉलंटियर्स, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और यूक्रेन की तरफ लड़ने के लिए कूद पड़े हैं। अब यूक्रेन को ये बात पता है कि इतने सारे फॉरेनर्स अब आ चुके हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। कल को इन पर बॉम्बिंग होगी ना, तो अमेरिकन सरकार पे भी आएगा बहुत ही बड़ा प्रेशर। ना सिर्फ अमेरिकन सरकार पे, इवन जो पोलिश गवर्नमेंट है, रोमेनियन गवर्नमेंट है, बाकी जो वेरियस कंट्रीज हैं, उन पे भी प्रेशर आएगा कि आपके नागरिक, आपके सिटीजन्स यहाँ पे मर रहे हैं। आपके एक्चुअली ना सिर्फ नागरिक, जिन सोल्जर्स ने सर्व किया आपकी मिलिट्री को, वो यहाँ पर मारे जा रहे हैं, उन पर बॉम्बिंग हो रही है। कुछ ना कुछ करो। तो यूक्रेन की सरकार बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इन सब फाइटर्स को देखकर अब कॉल दे रही है नो फ्लाई जोन का। यूक्रेन को यह पता है कि देखो, एक बार को तो यूक्रेन बच जाएगा अगर ये सारे फॉरेन फाइटर्स हेल्प करते हैं यूक्रेन की सेना की। और रशिया की एयरफोर्स बहुत ही बड़ा रोल नहीं निभाती, क्योंकि रशिया जितने भी टैंक्स लाएगा रशिया से यूक्रेन में, तो 100 में से सिर्फ 60-70 के आसपास पहुंच पाएंगे। 30 तो रास्ते में ही फंस जाएंगे बिकॉज ऑफ द मड। तो अब यूक्रेन यहाँ पर यह कह रहा है कि नो फ्लाई जोन अगर नेटो यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है तो एक बार को तो हम यूक्रेन को बचा भी लेंगे। अब नो फ्लाई जोन होता क्या है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है। इसका मतलब यह है कि नेटो सिंपली ये कह दे कि यूक्रेन के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट जिसको इजाजत नहीं है फ्लाई करने की, ये फ्लाई नहीं करने वाला। तो इसका सिंपली मतलब यही है कि नेटो ये कह दे कि रशियन एयरफोर्स को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। अच्छा, ब्लॉक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया नो फ्लाई जोन, उसके बाद भी पुतिन भेज देते हैं Su-35 को, तो क्या होगा? उस केस में फिर नेटो को अटैक करना होगा रशिया के फाइटर जेट को। और अगर मान लीजिए नेटो ने अटैक कर दिया रशिया के फाइटर जेट को, इनकी एयरफोर्स को नुकसान होता है बिकॉज ऑफ नेटो, फिर पुतिन ने ओपनली कह दिया है कि नो फ्लाई जोन को मैं मानूंगा एक डायरेक्ट वॉर। उससे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। और रशिया के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं वर्ल्ड वॉर 3 इस बार न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। रशिया को अगर दिखेगा कि सारे देश मिलकर इस पर अटैक करेंगे तो रशिया बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेगा। ऑलरेडी इन्होंने अपनी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। और हिस्ट्री में अगर हम देखें, वैसे नो फ्लाई जोन ने काम किया है। जब 1992 में जो बाल्कन रीजन है यूरोप का, वहां पे जब वॉर हुई थी, उस वक्त यूएन ने एक नो फ्लाई जोन के ऑर्डर दे दिए थे। उससे कई सिविलियंस की जान बच गई, बॉम्बिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा कि इवन लीबिया में भी नो फ्लाई जोन को इम्पोज किया गया था। मगर रशिया यूक्रेन का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर आप एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री को चैलेंज कर रहे होगे नो फ्लाई जोन को डिक्लेयर करके। सो नेटो के सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अपने देश के जो नागरिक हैं, जो इनके रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो जा रहे हैं आज के समय यूक्रेन में लड़ने के लिए, या तो देखो कि रशिया इनको आराम से बम्बिंग करके इनको मार रहा है और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मीडिया बैकलैश फेस करो, या फिर एक बार को यहाँ पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करके वॉर में स्टेटमेंट लगा दो। रिस्क किसमें है? रिस्क बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है। ये भी हो सकता है कि पुतिन कहे कि चलो ठीक है, अब नो फ्लाई जोन लग गया तो चलो अब यहीं पे हम सीज फायर इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर पुतिन ऑल आउट एक वॉर स्टार्ट कर देंगे यूरोप पे। ईदर वे एक बहुत ही रिस्की डिसीजन होगा। ये देखना यहाँ पर ये होगा कि नेटो कंट्रीज इवेंचुअली करती क्या है। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है यहाँ पे, इसके हिसाब से क्या आप कहेंगे कि नो फ्लाई जोन इम्पोज करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, एक बार को नेटो के लोग यहाँ पर मरते भी हैं, जो इनके रिटायर्ड सोल्जर्स मरते भी हैं, ठीक है, उनकी चॉइस है, मरने दो उनको। नो फ्लाई जोन इम्पोज करके एक ग्लोबल वॉर का थ्रेट नहीं लेना चाहिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक। यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है।
तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।